राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने छायावाद युग का उपन्यास और कहानी और नाटक देखा था। आज देखेंगे हम निबंध। हमारा टॉपिक है निबंध। छायावाद युग में निबंध की क्या स्थिति थी, कौन कौन लेखक निबंध लिख रहे थे, कितने निबंध लिखे जा चुके थे इस युग में। तो चलिए देखते हैं। पुनर्जागरण युग में निबंध लेखन का सूत्रपात हुआ। पूर्व स्वच्छंदतावादी युग में वह किंचित वैचारिक हो चला। बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास की निबंध परंपरा रामचंद्र शुक्ल में अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुंची। वस्तुतः शुक्ल जी इस काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। इनके निबंधों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मनोविकार संबंधी निबंधों की श्रेणी और आलोचनात्मक निबंधों की श्रेणी। शुद्ध निबंध विधा के रूप में पहली कोटि के निबंधों की गणना होगी। इस तरह के निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित हैं। चिंतामणि भाग 2 में आलोचनात्मक निबंध संकलित हैं। जो निबंध उन दोनों में संग्रहित नहीं किए गए थे, उन्हें अब चिंतामणि भाग 3 में संग्रहित कर दिया गया है। मनोविकार संबंधी निबंधों को लेकर कुछ लोग यह कहते हुए पाए गए कि ये साहित्यिक निबंध नहीं हैं, पर इन निबंधों में केवल शुक्ल जी के विचार ही नहीं अभिव्यक्त हुए हैं, बल्कि उनका अपना व्यक्तित्व भी प्रकाशित हुआ है। पुस्तक के निवेदन में उन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेके। यही कथन इम्पॉर्टेंट है। ये कथन पूछा जा चुका है किसका है। तो चिंतामणि निबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि यात्रा के लिए निकलती है बुद्धि, हृदय को साथ लेके अपना रास्ता निकालती रही है। बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पे पहुँची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। जाहिर है निबंधों में बुद्धि के साथ हृदय का भी यथोचित योग है। मनोविकार संबंधी निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। ये शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंध हैं। शुक्ल जी के पहले बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और माधव प्रसाद मिश्र इस दिशा में पहल कर चुके थे। इस संदर्भ में भट्ट जी की आत्मनिर्भरता, मिश्र जी के मनोयोग और माधव प्रसाद के धृति और क्षमा निबंध उल्लेख्य हैं। यह पूरा युग ही मुख्यतः अंतर यात्रा का युग है। इसलिए शुक्ल जी ने मनोविकारों को अपने निबंधों का विषय बनाया। इन निबंधों पे शैंड के फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर का पूरा प्रभाव है, जिसे शुक्ल जी ने अपने ढंग से ग्रहण किया है। किंतु इन निबंधों में उनकी भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि कहीं लुप्त नहीं हुई है। अधिकांश निबंधों के बीच बीच में गोस्वामी जी की रचनाओं के अंश उद्धृत हैं। इससे स्पष्ट है कि गोस्वामी जी की कृतियों द्वारा रचा गया उनका मानस उनके निबंधों में भी साथ था। यह आकस्मिक नहीं है कि जिस समय ये निबंध लिखे जा रहे थे, उसी समय प्रसाद की कामायनी भी लिखी जा रही थी। कामायनी के सर्ग हैं चिंता, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा आदि। शुक्ल जी ने इनमें से अधिकांश को निबंध का विषय बनाया, इसलिए उनमें गुणात्मक अंतर आ गया। पर श्रद्धा दोनों को काम्य थी। एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में दोनों एक ही विषय के संबंध में सोच रहे थे। इन निबंधों को लिखते समय वे रस मीमांसा की भी तैयारी करते हुए प्रतीत होते हैं। लोभ और प्रीति के अंत में वे श्रृंगार रस के दो पक्षों, संयोग और वियोग का भी उल्लेख करते हैं। श्रद्धा और भक्ति में तो स्पष्टतः भक्ति रस है ही। इनके निबंधों का उल्लेख करते हुए प्रायः दो बातें विस्मृत कर दी जाती हैं।
एक मनोविकार का दूसरे से स्पष्ट अलगाव और दूसरी मनोविकार का सामाजिक अनुषंग। जैसे श्रद्धा का व्यापक स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख होता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। वे प्रत्येक विषय को कर्म से जोड़ देते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से हो सकता है। भक्ति का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि राम और कृष्ण मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित थे। करुणा के संबंध में भी उनका कहना है कि सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। इस तरह की मानवीय प्रवृत्तियां मरती जा रही हैं। इनको जिंदा रख करके ही मनुष्य को सजीव बनाया जा सकता है। वे सामाजिक जीवन के लिए क्रोध की आवश्यकता महसूस करते हैं। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं, पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं करता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बनाने वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता, पर प्रश्न ये होता है कि उनके निबंधों की रचनात्मकता कहाँ है। कहा जाता है कि वे पहले सूत्र भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं और पुनः उसे सोदाहरण स्पष्ट करते हैं। यह तो उनकी शैली हुई। निबंधों के लिए जिस कसी हुई विचार परंपरा का शुक्ल जी ने उल्लेख किया है, वह भी निबंध की संरचना का अनिवार्य अंग नहीं है। उससे तो निबंध का व्यक्तित्व स्खलित होता है। शुक्ल जी के निबंधों की रचनात्मकता उनके स्वानुभूत प्रसंगों में निहित है। व्यंग विनोद छेड़छाड़ में समाहित है। क्रोध निबंध में वे संतों महात्माओं गांधीवादियों से अलग हटकर अपने ढंग से सोच रहे थे और यही उनकी प्रामाणिकता है। ऊपर का उदाहरण इसका प्रमाण है। शुक्ल जी की अपनी सीमाएं भी थी। उनका मर्यादावाद उन्हें उतना उन्मुक्त नहीं कर पाता कि निबंधों को निर्बद्धता तक ले जा सके। तो अब हम देखेंगे गुलाब राय को निबंधों को। शुक्ल जी को देखा, शुक्ल जी के बाद अब आते हैं गुलाब राय। इनका जन्म हुआ था 1888 में और निधन 1963 में। इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ सही दिया हुआ है। यह मुख्यतः व्यक्ति व्यंजक निबंधकार हैं। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे आदि उनके निबंध संग्रह हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनके सारे निबंध कम हैं लेकिन सारे महत्वपूर्ण हैं। अपनी व्यक्तिकता के बावजूद उनके निबंधों में उपदेश परकता की प्रवृत्ति है जो निबंधों का स्वरूप विकृत कर देती है। वाक्य छोटे छोटे हैं और शब्दावली सरल, पर दृष्टि के अभाव में निबंधों में सपाटता आ गई है। अब आते हैं रघुवीर सिंह। वह अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर आए। शेष स्मृतियाँ इनका निबंध संग्रह है। इस संग्रह में मुगलों के वैभव पराभव को गद्य काव्य के रूप में सहृदयता पूर्वक चित्रित किया गया है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला आदि के संबंध में लिखे गए उनके निबंध भावात्मक शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। अब आते हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था 1853 में और निधन 1963 में। शिवपूजन सहाय पांडे, बेचन शर्मा, उग्र और निराला तीनों मतवाला मंडल के लेखक थे। सहाय जी भाषा के जादूगर माने जाते हैं। उनके निबंधों का एक संग्रह कुछ नाम से प्रकाशित हो चुका है। तो शिवपूजन सहाय का निबंध संग्रह है कुछ। उनकी भाषा में एक प्रकार का अभिजात्य मिलता है, जबकि उग्र और निराला की भाषा में
उच्च श्रृंखलता। पर इन दोनों में सहाय जी की भाषा की अलंकृति और शानुप्रासिक पदावली की कृत्रिमता नहीं है। उग्र ने स्वच्छंदतावादी आदर्श और अभिजात्य को तोड़ा, इसलिए उनकी भाषा में गहरा पैनापन आ गया है। इस काल में विषय प्रधान निबंध प्रौढ़ता के शिखर पर जा पहुँचे। फलतः वैसे निबंधों का लिखा जाना बंद हो गया। व्यक्ति व्यंजक निबंधों की संख्या कम है। कविता के क्षेत्र में जो वैयक्तिकता इस काल में आई, निबंध के क्षेत्र में वह बाद में पैदा हुई। कविता सबसे अधिक संवेदनात्मक विधा है। इसका पैना लेंस परिवर्तन को सबसे पहले पकड़ता है और निबंध में इसका प्रतिफलन बाद में होता है। अब आती है समालोचना। हमने निबंध देखा, छायावाद युग में शुक्ल जी थे, गुलाब राय थे, रघुवीर सिंह थे, यही कुछ निबंधकार निबंध लिख रहे थे। अब इसके बाद आलोचना देखेंगे। छायावाद युग में आलोचना भी लिखी गई। तो शुक्ल जी को देखेंगे। शुक्ल जी का जन्म 1884 में और निधन 1941 में हुआ था। जिस प्रकार प्रसाद निराला और प्रेमचंद ने रचनात्मक साहित्य को भारतीय परंपरा और जीवन के साथ जोड़ा, उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की आलोचना को अपनी जीवंत शास्त्रीय परंपरा और लोक से संबद्ध किया। विडंबना तो यह है कि इधर की हिंदी आलोचना अपनी परंपरा से कटती हुई पश्चिमी औजारों से काम चला रही है। इसके साथ शुक्ल जी को काटते जाने का प्रयास भी हो रहा है। इस उधार खाते से कब तक काम चलेगा? शुक्ल जी ने पश्चिमी आलोचना सिद्धांतों का गहरा अध्ययन किया था। भारतीय आलोचना सिद्धांतों को भी श्रमपूर्वक अर्जित किया था, किंतु न तो रूढ़िवादी पंडितों की तरह वे भारतीय काव्यशास्त्र की उद्धरणी प्रस्तुत कर रहे और न पाश्चात्य कसौटियों पर अपने साहित्य को कसने की कोशिश। पश्चिम से आवश्यक प्रेरणा लेते हुए भी उन्होंने भारतीय परंपरा को नवीन चेतना से संपन्न बनाया। यूरोप की हर नई पुरानी बात को आधुनिकता कहकर चिल्लाने वाले को वे अनाड़ी कहते हैं। वे साम्यवादी सिद्धांत ला भिड़ाने वाले की खबर लेते हैं और अपने स्वतंत्र स्वरूप विधान का समर्थन करते हैं। पश्चिमी वादों से उन्हें घृणा नहीं है, न उनसे अच्छी चीज़ें लेना ही अस्वीकार है, पर उसी को सब कुछ मानने वाले को वे जंगली कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आलोचना के क्षेत्र में वे भारतीय अस्मिता को पुष्ट धरातल पर स्थापित करने के पक्षधर हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाने में ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं। आज आलोचना की स्थिति अच्छी नहीं है। पश्चिमी वादों से हम पहले की अपेक्षा आज अधिक आक्रांत हैं। सच पूछिए तो हिंदी आलोचना उन्हीं के आतंक में चल रही है। इस आतंकवाद से मुक्त होकर ही हम अपने ढंग से सोच सकते हैं। इस दिशा में चलने के लिए शुक्ल जी एक बड़े दीप स्तंभ हैं। शुक्ल जी की जन्मभूमि बस्ती, शिक्षा दीक्षा मिर्ज़ापुर और कर्म भूमि काशी थी। उनकी स्कूली शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। मिर्ज़ापुर में ही ड्राइंग मास्टरी की नौकरी शुरू की। मिर्ज़ापुर में प्रेम घन के संपर्क से उनकी साहित्यिक रुचि का संरक्षण होता रहा। कुछ दिनों तक प्रेम घन के आनंद कादंबनी का संपादन भी उन्होंने किया। 1905 में हिंदी शब्द सागर के संपादनार्थ वे नागरी प्रचारणी सभा काशी आ गए। काशी आने के पूर्व उनके 3 निबंध साहित्य, कल्पना का आनंद और कविता क्या है लिखे जा चुके थे। पहले दोनों तो अंग्रेजी से अनुदित हैं। साहित्य जो है वो न्यूमैन के लिटरेचर का अनुवाद है और कल्पना का आनंद एडिसन के प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का। तो ये दोनों ध्यान देना है। शुक्ल जी का जो आलोचना है साहित्य वो न्यूमैन के लिटरेचर का अनुवाद है और जो कल्पना का आनंद है वो एडिसन के प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद है। नागरी प्रचारणी सभा में आने के बाद शुक्ल जी साहित्य, संस्कृति, मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि के गहन अध्ययन में जुट जाते हैं।
उनके मनोविकार संबंधी निबंध नागरिक प्रचारणी पत्रिका में 1912 से 18 तक प्रकाशित होते रहे। उन्होंने हैकेल के रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद विश्व प्रपंच के रूप में किया, जो 1920 में प्रकाशित हुआ। इसके फलस्वरूप वे विकासवाद के विश्वासी हो गए और चिदवाद एक सीमा तक वस्तुनिष्ठ हो गया। सन 1920 से 1941 तक 2 दशकों में उनकी बौद्धिक चेतना और विश्लेषण क्षमता अपने चरमोत्कर्ष पे जा पहुंची। इसी बीच गोस्वामी तुलसीदास भ्रमर गीतसार की भूमिका 1924। इसी बीच शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास नाम से आलोचना लिखा, जो 1922 में आया। भ्रमर गीतसार की भूमिका लिखा, जो 1924 में आया। जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखा, जो 1924 में आया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 1929 में आया, तथा लंबे साहित्यिक निबंध लिखे। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, साधारणीकरण और उक्ति वैचित्रवाद्य, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि छपे। रस मीमांसा का लेखन भी सन 1939 तक समाप्त हो चुका था, किंतु इसका प्रकाशन 1949 में हुआ। अपने इतिहास में शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों, छायावादी कवियों तथा उपन्यास आदि पर भी विचार किया है। इसके आधार पर ही उनकी समीक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला जा सकता है। शुक्ल जी के पूर्व आलोचना का जो प्रयास हुआ था, वह तो वाहवाही शैली में हुआ था या संस्कृत काव्यशास्त्र में उल्लेखित गुणदोषों की पहचान या परगणन शैली में। शुक्ल जी ने उससे आगे बढ़ के कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रकृति की छानबीन की। इसकी प्रेरणा उन्हें अंग्रेजी आलोचना से मिली। इस पर छानबीन के लिए उन्होंने भारतीय प्रणाली और उसके औजारों का सहारा लिया। पश्चिम से जो कुछ लिया, उसका भी भारतीयकरण कर दिया गया। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा अपने आप में स्थिर होकर जड़ हो चुकी थी। इसे उन्होंने युगानुरूप अलौकिक बनाकर उसमें नई प्राणवत्ता का संचार किया। अंतः प्रकृति की छानबीन के लिए वे आलोचना की 4 विशेषताओं पर जोर देते हैं। अनुरंजनकारिणी और समाज सापेक्ष विशेषताएं, लेखक के बीच सूक्ष्म विभेद विवेचन के लिए अपेक्षित शब्द सामग्री, अधिकारी के निर्णय की सी क्षमता, यह है उनके आलोचना की खास कसौटी। इन सभी बातों का संबंध शब्द सामग्री से है। प्रत्येक कवि की केंद्रवर्ती विशेषता के लिए वे कोई बीज शब्द चुनते हैं और सौंदर्य बोधात्मक विशेषता के लिए भारतीय काव्यशास्त्र का शब्द लेते हैं। पहला जीवन और जगत से संदर्भित है, तो दूसरा रचना संसार से। तुलसीदास संबंधित आलोचना का बीज शब्द लोक धर्म है। लोक मंगल और लोक संग्रह भी उसी से संबद्ध है। लोक धर्म के 2 पक्ष हैं, धन पक्ष और ऋण पक्ष। धन पक्ष में सामाजिकता, सहृदयता आदि का समावेश है, तो ऋण पक्ष में वर्णाश्रम धर्म का। तुलसी में उन्होंने युगबोध, जातीय उत्थान, धर्म समन्वय, मार्मिक जीवन के उद्घाटन की शक्ति आदि को देखा है। लोक धर्म के अंतर्गत सत असत की पूर्व निर्धारित कोटियां मान ली गई हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सत पक्ष है और न करना असत पक्ष। लोक धर्म के इस ऋण पक्ष के आधार पर उन्होंने तुलसी की प्रशंसा की है और कबीर आदि संत कवियों को लोक विरोधी कहा है। उनमें संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय का अभाव देखते हैं। यही नहीं, उनकी दृष्टि में कि विदेशी परंपरा के अनुयायी लोक धर्म से उदासीन समाज व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान के विरोधी हैं। तुलसी के राम लोक पीड़ा के भंजक हैं, इसीलिए वे लोक मंगल के सृष्टा हैं। वे भिन्न भिन्न वर्गों के संबंधों को सुखवाह बनाने के लिए लोक संग्रही हैं। लोक धर्म की इस व्याख्या के कारण संत कवियों की क्रांतिकारी लोक धर्मिता के प्रति भारी अन्याय हो गया। इसमें संदेह नहीं कि तुलसीदास बहुत बड़े कवि थे,
जीवन के जितने आयामों और मार्मिक पक्षों का समावेश उनकी रचना में हुआ है वह अन्यत्र नहीं दिखाई देता। उनके महत्व को पुष्ट करने के लिए संतों के विरोध की कोई आवश्यकता न थी। शुक्ल जी को भाषा की अचूक पकड़ थी। तुलसी की भाषा भाव और विचारों का स्पष्ट रूप प्रस्तुत करती है। भाषा की ऐसी सफाई और किसी कवि में नहीं मिलेगी। वे उनकी वाक्य रचना को प्रौढ़ और सुव्यवस्थित कहते हैं। वहाँ एक शब्द भी फालतू नहीं मिलेगा। स्पष्ट है कि वे भाव विचार तथा भाषा में एक रूपता देखते हैं। फालतू शब्द प्रयोग उन्हें बहुत खटकता है। शुक्ल जी के गद्य में भी फालतू शब्द नहीं मिलेंगे। भ्रमर गीत सार की भूमिका का बीज शब्द है जीवनोत्सव। यह प्रेम का जीवनोत्सव है। सूर को वे भावाधिपति कहते हैं। सूर की गोपियाँ पक्षियों के समान स्वच्छंद हैं। उनका प्रेम कृष्ण के साहचर्य में विकसित हुआ है। उसमें रूप का आकर्षण है, जीवन का उमंग है, उल्लास है। वियोग वर्णन में शुक्ल जी ने केवल शास्त्रीय अंतर्दशाएं ही नहीं ली हैं, नई अंतर्दशाएं भी खोज निकाली हैं, जैसे खिजलाहट, चकपकाहट। सूर तुलसी का अंतर बताते हुए उन्होंने कहा है कि पहले की दृष्टि श्रृंगार तक सीमित है, जबकि दूसरा लोक संग्रह का बराबर ध्यान रखता है। पहले में नूतन प्रसंगोत भावनाएं मिलेंगी तो दूसरे में उनका अभाव है। सूर की भाव प्रेरित वक्ताओं पर उन्होंने विस्तार से विचार किया है। अब आते हैं जायसी। जायसी की आलोचना का बीज शब्द प्रेम की वेदना है। यह वेदना पद्मावत में पूर्वार्ध में भी है और उत्तरार्ध में भी। पूर्वार्ध का प्रेम एकांतिक और उत्तरार्ध का प्रेम लोकपक्ष से संपुष्ट है। इसे वे प्रेम गाथा कहते हैं, पूर्ण जीवन गाथा नहीं। नागमती के गृहस्थ परिपुष्ट में प्रेम में उनका मन अधिक रमा है। पद्मावत की लोक गाथा ही भारतीय नहीं है, प्रेम भी भारतीय है। इसमें प्रेम का जो सर्वोत्तम रूप उपस्थित किया गया है वह है मानुष प्रेम। मनुष्य मनुष्य का प्रेम लोकोत्तर होता है। हिंदूपन और मुसलमानपन के परे एक मनुष्यपन भी होता है। पद्मावत में जनपदीय संस्कृति का अत्यंत विशद चित्रण किया गया है। अवधि की ठेठ मिठास पर उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। जायसी की आलोचना पे उनके प्रखर पांडित्य तथा लोक संस्कृति के प्रति उनके रुझान की स्पष्ट छाप है। रीति काव्य प्रणेताओं के प्रति उन्हें वैसी नफरत न थी जैसी कुछ लोग समझते हैं। वे उन्हें भावुक, सहृदय और निपुण कवि कहते थे। निपुण शब्द का अर्थ उन्हीं के शब्दों में रचना की बारीकी, काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास और हाथी दांत के टुकड़े पर महीने बेल बूटे हैं। इस कारीगरी के बावजूद वे बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी, कल्पना का स्रष्टा कहते हैं। वे मतीराम की सरसता और भाव की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं। घनानंद को वे साक्षात रसमूर्ति और जवादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहते हैं। पर रीतिकालीन कवियों की दरबारी संस्कृति और काव्यगत रूढ़ियों का वे प्रबल विरोध भी करते हैं। प्राचीन कवियों में जायसी की विशेषता को पहले उन्हीं ने पहचाना और केशव को पूर्व आसन से उतारकर हृदयहीन कवियों की कोटि में रख दिया। पहले केशव के आचार्यत्व और कवित्व की धाक जमी हुई थी। शुक्ल जी कवि के लिए सहृदय होना अनिवार्य मानते हैं, किंतु केशव अपनी सहृदयता को चमत्कारों से पूरा करते हैं। केशव संबंधी उनकी मान्यता अपारंपरिक तो है ही, वह आलोचना का नया मार्ग भी निर्दिष्ट करती है। छायावादी काव्य की आलोचना उनकी सीमा बन जाती है। तुलसीदास द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा न तो कबीर के साथ न्याय करने देती है और न छायावाद के साथ।
छायावाद शब्द का प्रयोग वे दो अर्थों में करते हैं। पहला तो रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में, और दूसरा पहले के संबंध काव्य वस्तु से है तो दूसरे का काव्य शैली या पद्धति से। ये दोनों ही अभारतीय हैं। काव्य वस्तु का संबंध वे ईसाइयत से जोड़ते हैं तो काव्य शैली का फ्रांसीसी प्रतीकवाद से। इन दोनों से छायावाद का दूर का भी रिश्ता नहीं है। छायावाद के जिन लाक्षणिक प्रयोगों की उन्होंने प्रशंसा की है वे प्रतीकवाद से अपना संबंध नहीं रखते। शुक्ल जी से अधिक इसे और कौन जान सकता था कि लक्षणा भारतीय है, किंतु इसे प्रतीकवाद कहकर वे अभारतीय बना देते हैं। छायावादी काव्य में विषय वैविध्य भी कम नहीं है। प्रसाद निराला की अपेक्षा उन्हें पंत अधिक पसंद हैं। इसे भी उनकी सीमा ही समझना चाहिए। इस सीमा के लिए उनकी बनाई हुई सत असत, पूर्ण भावुकता, अपूर्ण भावुकता, प्रबंध मुक्तक आदि की श्रेणियाँ उत्तरदायी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा करते हुए उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारतेंदु ने साहित्य को जीवन और जगत से जोड़ा। शुक्ल जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। व्यावहारिक आलोचना में उनकी दृष्टि काव्य के लोक पक्ष पे बराबर जमी रही। यहाँ पर लोक पक्ष दुर्बल है, वहाँ पर उनकी चित्तवृत्ति प्रायः नहीं रमती। काव्य शास्त्र पे विचार करते समय भी वे लोक पक्ष से विरत नहीं होते। यही कारण है कि उनकी रस मीमांसा आधुनिक हो गई है। भारतीय परंपरा के पक्षधर होते हुए भी वे लीकवादी नहीं थे। उनके विचार से नवीन प्राचीन काव्य समीक्षा के लिए प्राचीन काव्य शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, पर उसे नवीन विचार परंपरा द्वारा परिष्कृत, उन्नत और समृद्ध बनाना होगा। लकीर का फकीर होने पर विलायती लटकों के उदाहरण देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने रस दृष्टि का परिष्कार किया, उसे लोकोरोत तत्व तथा अनिवर्षणीयता के दलदल से निकाला और लोक सामान्य भावभूमि से जोड़ा। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। साधारणीकरण पे उन्होंने अपारंपरिक ढंग से प्रकाश डाला। उन्होंने आनंद की दो कोटियाँ निर्धारित की है, आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष और आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष। वे सिद्धावस्था यानी अत्याचार विरोधी कविता के पक्षधर हैं। संस्कृत के आचार्यों के विरुद्ध वे प्रत्यक्ष रूप विधान और स्मृति रूप विधान को भी विशेष दशाओं में रसानुभूति की कोटि में अपने योग्य मानते हैं, जबकि शास्त्रीय परंपरा में कल्पित रूप विधान से ही रसानुभूति हो सकती है। वे रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। इसमें व्यक्ति सत्ता का लोक सत्ता में विलय हो जाता है। इसी को वे भावयोग का भी नाम देते हैं। लोक चेतना में गहरी संपृक्ति के कारण उन्होंने पश्चिमी कलावाद का भरपूर खंडन किया है। वे पश्चिमी आलोचकों में आइए रिचर्ड से प्रभावित हैं, क्योंकि वह काव्य को जीवन से अविच्छिन्न मानता है। अब आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। इनका जन्म 1906 में हुआ था और निधन 1982 में। मिश्र जी शुक्ल संस्थान के प्रमुख लेखक हैं। शुक्ल ने अपनी आलोचना के लिए सगुणोपासक भक्त कवियों को चुना तो मिश्र जी ने रीतिकालीन कवियों को। बिहारी और घनानंद इनके प्रिय कवि हैं। इन कवियों ने उनकी काव्य दृष्टि का भी निर्माण किया। इस चुनाव में लाला भगवान दीन की भी प्रेरणा रही होगी। शुक्ल पद्धति पर ही उन्होंने भाव, भाषा, अलंकार, छंद, रस, ध्वनि आदि को अपनी आलोचना का प्रतिमान बनाया है। इनकी आलोचना है बिहारी की वाग विभूति, वाङ्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का अतीत उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। घन आनंद ग्रंथावली, पद्माकर ग्रंथावली, केशव ग्रंथावली, भिखारीदास ग्रंथावली, रामचरितमानस
आदि ग्रंथों का विद्वतापूर्ण संपादन भी किया है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यही कथन यूथ में आपसे मिलेगा। ये नेट में पूछा है कि बच्चन सिंह ने किसके बारे में कहा है, किस आलोचक के बारे में, कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। वे रूढ़ियों को कभी नहीं स्वीकारते, किंतु स्वस्थ परंपरा में उनका अटूट विश्वास है। अन्य आलोचकों में कृष्ण शंकर शुक्ल, लाला भगवान दिन, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विनोद शंकर व्यास, श्याम सुंदर दास, ब्रजरत्न दास, गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, रामनाथ सुमन, राम कुमार वर्मा आदि उल्लेख हैं। अब यहाँ पे हमारी आलोचना समाप्त होती है। अब आता है उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। तो क्षयवाद युग हमने देखा। क्षयवाद युग में हमने काव्य देखा, काव्य में कौन कौन लेखक लिख रहे थे, कौन कौन सी रचनाएं थीं। फिर हमने नाटक देखा, कहानी देखा, निबंध देखा, उपन्यास देखा, आलोचना देखा। तो क्षयवाद युग हमारा समाप्त हुआ। अब आता है उत्तर स्वच्छंदतावाद युग।